नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग JSSC एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप सचिवालय, तो यहाँ पर मैं बोल रहा था, चाहे आप सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या दरोगा या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस को मैं इसमें शामिल किया हूँ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा ये सेट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले 4 सेट जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम में उस वीडियो से जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहतरीन क्वालिटी का जो कंटेंट्स है वो लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना क्वेश्चंस पर चलते हैं और कौन कौन से आज आपके लिए मैं मज़ेदार क्वेश्चन लाया हूं, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर लगाइए। कहता है, वेनेडिक्स का मिश्रण निम्नलिखित में से किसके परीक्षण में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज के परीक्षण में वेनेडिक्स के मिश्रण का उपयोग होता है, तो ये आपको जानना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक जवाब लिखना है और ये आपका क्वेश्चन होगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब में लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, अमीनो एसिड सबसे पहले ये समझिए होता क्या है। ठीक है, अमीनो एसिड होता क्या है पहले ये समझिए। दोस्तों, जब हम लोग खाना खाते हैं यानी भोजन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, जब प्रोटीन का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के द्वारा पूरी तरह से जब उसको पचा दिया जाता है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रोटीन के पाचन से क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है। तो हमारे शरीर में कुल अमीनो एसिड की संख्या जो है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, कुल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, इसका आप आंसर जो है वो ज़रूर याद रखेंगे कि अमीनो एसिड की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है ध्वनि तरंगों में ऊर्जा की मात्रा का पैमाना किससे संबंधित है? ध्वनि तरंगों में ऊर्जा की मात्रा का पैमाना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी ध्वनि तरंग में कितना ऊर्जा होता है, ये कैसे हम लोग पता करते हैं, इसका पैमाना क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि ये ध्वनि तरंग में ज़्यादा ऊर्जा है और इसमें कम ऊर्जा है। तो पता चलता है उसके आयाम से। ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है, आयाम को हम लोग इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड से पता चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेव इस तरह से है, ठीक है, कोई वेव इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेन लाइन होता है और ये तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक कहाँ तक ट्रेवल किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ मतलब जितने भी इस तरह के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सब एम्पलीट्यूड कहलाएंगे। जो हाइट होगा ये सब एम्पलीट्यूड होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है हम लोग ये थोड़ा देख सकते हैं कि जिस तरंग का एम्पलीट्यूड बड़ा बनेगा, ठीक है, जिस तरंग का एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा बनेगा उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर
इतना, इस क्वेश्चन से हम लोग इतना देख लिए दोस्तों। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आवृत्ति, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आवृत्ति, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। वैसे आपका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन पूछा हूँ, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, देखिए, वह भाग जहाँ अणु संपीड़ित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वह भाग जहाँ अणु संपीड़ित रहते हैं यानी कॉम्प्रेस्ड नेचर में होता है, यानी कि काफ़ी वहाँ दबाव महसूस होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ ये सभी क्वेश्चन जो है, खास करके ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लें। चलिए देखिए, कहता है खट्टे फलों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें जो एसिड होता है, ठीक है, उस एसिड का नाम है साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो हम लोग देखें खट्टे फलों में अगर देखा जाए तो कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन अगर देखा जाए तो कौन सा, विटामिन सी पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन में भी आपको एक जवाब देना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। और एक मैं और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। तो मैं इतना सारा बता दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ा हूँ, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन आप सुन लेंगे, क्या था क्वेश्चन, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि विटामिन अधिक मात्रा में लिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन जो है, ठीक है, वो जो प्रॉपर मात्रा में चाहिए उतना ही चाहिए, नहीं तो कम नहीं तो ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग विटामिन अधिक मात्रा में ले लें तो क्या होगा, हमारे शरीर में विषाक्तता बढ़ जाएगा, ठीक है, विषाक्तता हो जाएगी। यानी विषाक्तता मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पॉइजनस नेचर का हमारे बॉडी में कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन जो है वो अधिक भी नहीं लेना है और ना ही तो कम लेना है। विटामिन जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में ही हम लोग के बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जियो नहीं होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ठीक है, आप इसे जीवो लिख दीजिए, ठीक है, जीवो, ठीक है, जीव होता है ना तो वही जीवो, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर करके आप इसका सही जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वे जीवों जो कि पौधों और जानवरों दोनों से पोषण लेते हैं, ठीक है, वैसे जीव जो पौधों और जानवरों दोनों से पोषण लेते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो अपना पोषण के लिए पौधे और जंतु मतलब जानवर, ठीक है, पौधे और जानवर दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी। वेरी इजी क्वेश्चन था, ये आप सभी को तो पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, देखिए कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करने के लिए कोशाणु में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यही प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, श्वसन। सीधा हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का जो अणु होता है वो टूटता है, ठीक है, तो उससे हम लोग को बहुत अच्छे मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो टूटना होता है वो दो प्रोसेस में होता है। किस प्रोसेस में होता है, एक जो ग्लूकोज का अणु जो टूटता है वो वायु यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वैसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है, जिसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर
ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके और वो धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है, यानी वो टूट रहा है तो उससे जो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रेलवे ट्रैक में आपस में फासला होता है, ठीक है, ताकि यह निम्नलिखित में से क्या बढ़ने पर सहन कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, ठीक है। तो आप इसे मैनेज कर लेंगे, क्लियर है। देखिए दोस्तों यहाँ कहता है कि रेलवे ट्रैक में आपस में फासला होता है ताकि यह निम्नलिखित में से क्या बढ़ने पर सहन कर सके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो फैलता है, ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, फैलता है। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक के बीच में जो है आपस में फासला रखा जाता है ताकि गर्मी के दिन में अगर इसमें फैलाव आए तो ये सहन कर सके, ठीक है। तो ये क्या बढ़ने पर सहन कर सके, तो गर्म दिन जो आता है ना, गर्मी बढ़ने पर सहन कर सके, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखें कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन का सेट होता है, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 लगता है कि ये टाइप नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसे शेयर कर पाएँ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही, अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।